विपक्ष ही मजबूत है, सिर्फ मिल के आपस में अंडरस्टैंडिंग बना के काम करने की ज़रूरत है। विपक्ष बहुत मजबूत है। दूसरी एक चीज़ जो करनी है वो ईवीएम के ज़रिए चुनाव को रोकना है। ईवीएम से नहीं, पेपर बैलेट से चुनाव हो और विपक्ष का तालमेल रहे। बीजेपी की 20-25 सीटों से ज़्यादा आएंगी ही नहीं। लोगों के अलावा देश में अमित शाह और मोदी जी के अलावा या थोड़ा बहुत मोहन भागवत जी के अलावा किसको मान सम्मान मिल रहा है बीजेपी के अंदर? भी में एकदम बीजेपी के प्रति प्रेम उमड़ गया कांग्रेस के एमएलए का। नमस्कार, मैं नाम अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल जो है मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील महमूद प्राचा जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे बिहार में जिस तरह से जो है सरकार गिरी, बीजेपी जेडीयू का गठबंधन टूटा और राजद के साथ जो है गठबंधन हुआ, महागठबंधन की सरकार बनी और जो है नीतीश कुमार ने एक बार फिर से जो है शपथ ली है मुख्यमंत्री की और तेजस्वी यादव ने जो है उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। सर, कैसे आप देख रहे हैं जो पूरा घटनाक्रम हुआ है? अब तक जो है विपक्ष की सरकार गिर रही थी, लेकिन अब बीजेपी ही जो है जो सत्ता में थी उसकी सरकार गिर गई। कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, चोर को चोरी करने से पहले पकड़ लिया। मैं तो इसको इसी तरह देखता हूं कि बीजेपी जो आपको नहीं लग रहा जनादेश का अपमान हो रहा है? जनादेश का अपमान तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इस देश में सबसे ज्यादा कर रही है। बीजेपी जेडीयू मिलकर चुनाव लड़े थे, जनता ने उन्हें मैंडेट दिया था, अब जो है उन्होंने पाला बदल लिया। देखिए, मैं बता रहा हूँ ना, धोखाधड़ी करके लोगों को बहका के पैसे के बल पे, ईडी के बल पे ज़बरदस्ती लोगों को अपने साथ जोड़ के चुनाव लड़वाना भी एक ऐसा काम है जो अभी आरएसएस और बीजेपी का अभी सामने नहीं आ रहा है। तो बीजेपी के साथ तो कोई भी दिल से हो ही नहीं सकता, मजबूरी से या धोखे से ही हो सकता है। तो नीतीश कुमार जी ने सिर्फ फ़र्क यही है उनमें कि वो थोड़े ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं और उनका एक्सपीरियंस भी इनके साथ ज़्यादा है, तो ये इनकी जो चालबाजी और चोरी जो है वो ज़्यादा जल्दी से पकड़ पाए। यही हुआ है इसमें कि इससे पहले कि वो सेंधमारी करते, नीतीश कुमार जी ने चोर के हाथ ही पकड़े। नीतीश कुमार ही पार्टी को कमजोर करने की साजिश थी, नीतीश कुमार ही जो है पार्टी को खत्म करने की साजिश थी और बीजेपी जो है कहीं महाराष्ट्र वाला खेल ना कर दे, ये डर था नीतीश जी को। महाराष्ट्र वाला थोड़ी, और भी कई राज्यों में ये खेल हो चुका है। मध्य प्रदेश में ये खेल नहीं हुआ क्या? तो हर जगह पूरी नॉर्थ ईस्ट की एक एक स्टेट में ये खेल कर चुके हैं। हर जगह यही खेल जारी है, असम में यही खेल जारी है, हर जगह एक ही तो खेल है इनके पास, और क्या है? अभी झारखंड में भी कुछ होने वाला है। देखिए, झारखंड में एक कांग्रेस के एक नेता हैं जो झारखंड के इंचार्ज थे, उन्होंने ही बीड़ा उठाया था बिहार और झारखंड का। इसी बेसिस पे उन्हें बीजेपी में लिया भी गया था, या इसी वजह से उनकी ये एक्सपर्टीज़ मान के लिया गया था। तो झारखंड वालों ने भी रंगे हाथों चोर पकड़ लिए और नीतीश जी ने 2 कदम और आगे चल के चोर को चोरी करने से पहले ही, मतलब घर के बहुत पहले ही से ही पकड़ के गिरफ्त में ले लिया। सर, वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल साहब ने लिखा है कि महाराष्ट्र में जो है एक विधायक के लिए 60 करोड़ खर्च किए गए, मध्य प्रदेश में 20 करोड़ और बिहार के लिए सिर्फ 6 करोड़। ये तो जो है अपमान हो गया, बिहारी होगा। नहीं, मैं दिलीप मंडल जी की बात को थोड़ा वज़न नहीं दूंगा यहाँ पे। हालांकि वो हर एक बात बड़ी नपीतुली कहते हैं, लेकिन ये वाली फील्ड जो है ना, क्योंकि हमारा जो क्रिमिनल लॉ की प्रैक्टिस भी है हमारी, तो जो चोर बदमाश होते हैं वो उनकी जो खबरें हम तक ज़्यादा आती हैं। तो इसमें ऐसा है कि अमित सबूत तो है नहीं इस तरह के। नहीं, सबूत तो मैं बता रहा हूँ ना अभी आपको। जो ये तो प्रेम में जा रहे हैं ना सब। मध्य प्रदेश में एकदम बीजेपी के प्रति प्रेम उमड़ गया कांग्रेस के एमएलए का, तो भाग के चले गए। और शिवसेना के जो मान सम्मान की कमी, मैं वही कह रहा हूँ ना, मान सम्मान की कमी, शिवसेना में मान सम्मान की कमी थी और बीजेपी में तो बड़े मान सम्मान मिलते ही हैं सबको। मान सम्मान तो यशवंत सिन्हा जी को मिला ही, आडवाणी जी को भी मिला, जोशी जी को, सबको मान सम्मान मिलता ही है वहाँ पे। तो अभी वरुण गांधी जी भी अपने मान सम्मान की वजह से ही तो इतनी सारी बातें कह रहे हैं। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो सुब्रमण्यम स्वामी जी का है, तो कितना मान सम्मान सुब्रमण्यम स्वामी जी को भी मिल रहा है। तो 2 लोगों के अलावा देश में अमित शाह और मोदी जी के अलावा या थोड़ा बहुत मोहन भागवत जी के अलावा किसको मान सम्मान मिल रहा है बीजेपी के अंदर भी, ये सब जानते हैं। तो लेकिन बात यह है कि जो इस वक्त 20 करोड़ और 20 करोड़ बहुत कम बात, जो पैसा नहीं, माजरा ये है। देखिए, अभी जो है बैंकों का 20 लाख करोड़ से भी ज़्यादा पैसा एक तरह से गबन हो चुका है, राइट ऑफ कर दिया गया पिछले 8 सालों में। 20 लाख करोड़ का मतलब समझते हैं आप? 100 करोड़ का बजट है एक एमएलए तोड़ने का इनका, बड़े आराम से, कोई फ़र्क तो पड़ नहीं रहा है। अब ये बिचौलिए जो होते हैं ना, अब सब जगह तो ऊपर के लोग जाके हाथ में पैसे देते नहीं हैं, तो वहाँ से सैंक्शन होता है 100 करोड़, नीचे पहुँचते पहुँचते अब जो बिचौलिया जितना बड़ा चोर है, विधायक खरीदने में भी घोटाला हो रहा है। यही तो कह रहा हूँ मैं।
तो मंडल जी की बात इसलिए गलत है। वहाँ से तो उतने ही पैसे चलते हैं, बिहार के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, पैसे ऊपर से तो उतने ही चले थे। लोग कह रहे हैं कि ये समाजवादियों का गढ़ है इसलिए 6 करोड़ में। ना, पैसे ऊपर से उतने ही चले होंगे, लेकिन बीच में आते आते कम हो गए। ये है, तो इसके अंदर जो बिचौलिया था वो ज़्यादा बड़ा बेईमान आदमी निकला, और इसी वजह से शायद गड़बड़ भी हो गई, और इसी वजह से शायद नीतीश कुमार जी ने पकड़। सवाल ये है, जो पूरा हाइप क्रिएट हो रखा है पूरे बिहार में, पूरे देश का मीडिया जो है बिछा हुआ है, आपको क्या लग रहा है जो देश के जो बड़े पत्रकार अंजना मुकश्यप जो वहाँ पर रिपोर्टिंग कर रही थी, उनके खिलाफ नारेबाजी होती है, हुटिंग होती है, तो मीडिया के काम में जो खलल डाली जा रही है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्रिमिनल्स को पकड़ा जा रहा है ना, समय आ रहा है। मैं देखो, गोदी मीडिया तो एक हमारे मनुवादी मानसिकता के व्यक्ति ने ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है सर, अपना काम कर रहा है, जाके डिस्टर्ब करना, करना, एक महिला को इस तरह से करना, आप कैसे जायज मानते हैं? अब मैं तो इसको, महिला के साथ अगर ऐसा होता है तो नाजायज़ है, लेकिन अगर क्रिमिनल मीडिया के साथ ऐसा हो रहा है तो बहुत जायज़ है, बल्कि इससे बहुत ज़्यादा होना चाहिए। बल्कि मैं तो एक छोटा रास्ता बता रहा हूँ, हमारे SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लोग सिर्फ ये क्रिमिनल मीडिया जो है ना, मेन स्ट्रीम मीडिया, गोदी मीडिया नहीं, क्रिमिनल आपराधिक मीडिया जो है, उसको देखना बंद कर दें, और जो प्रोडक्ट्स इसमें एडवर्टीजमेंट आते हैं ना, जिस क्रिमिनल मीडिया में, टेलीविज़न पे और अखबारों में क्रिमिनल मीडिया के, वो प्रोडक्ट लेना बंद कर दें, तो ये क्रिमिनल मीडिया अपने आप बंद हो जाएगा। कब तक चलेगी? कोई कह रहा फिल्म ना देखो, कोई कह रहा टीवी ना देखो, ये चीज़ें कब तक चले? एक तरफ लाल चड्ढा का जो है विरोध कर रहे हैं कई लोग, आप कह रहे हैं कि इन टीवी वालों को मत देखो, तो मतलब ऐसे तो देश नहीं चलेगा ना। ऐसे तो देश की, अगर हर कोई कह रहा है कि लुल्लू मॉल में ना जाओ, तो ऐसे कैसे देश चलेगा? कैसे इकोनॉमी चलेगी? कैसे काम धंधा चलेगा? काम धंधा देखो, क्रिमिनल्स का काम धंधा तो रोकने का हर एक नागरिक का फर्ज ही है। ये आपराधिक मीडिया ही है, क्रिमिनल ही है, इसमें तो किसी को कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। किसी को, कैसे लोग आके यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे? पैसा कौन लगाएगा? अगर उन्हें लगेगा कल हमारा कोई आके यहाँ पे बाइकआउट कर दे। नहीं, जो क्रिमिनल होगा तो हमारा देश, देखिए साफ सुन लीजिए, अभी ऐसा है क्रिमिनल्स कम पकड़े जा रहे हैं, अभी क्रिमिनल्स और ज़्यादा पकड़े जाएंगे। रूल ऑफ लॉ जब आएगा ना, अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट होगा। हाँ, कोई शरीफ आदमी है, आप जैसी मीडिया, आप हो मीडिया, आपको कोई तंग करेगा तो जो अम्बेडकरवादी सरकारें होंगी वो आपके लिए खड़े रहेंगे, भले ही आप उस सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हो। ये कौन से अपराधी हैं? ये कौन से अपने आप को वो बोलना चाहते हैं चौथा स्तंभ, जो कि सरकार की तारीफ करने में दिन रात एक किए गए? मतलब गिरने की भी कोई तो लिमिट होती है। बिछे नहीं, बिके जा रहे हैं। होड़ लगी हुई है कि मैं बड़ा चोर हूँ, हाथ उठा के RSS और BJP वालों के पास भाग के जा रहे हैं कि आप मुझे तो आजमाओ। वो तो इतना कुछ, उसका ज़मीर जो है फिर भी कुछ है। ठीक है, लेकिन सर अब सवाल ये है, बिहार की जो हालात हुए हैं, बिहार में जिस तरह का जो देखा घटनाक्रम हुआ वहाँ पर, क्या नीतीश कुमार पे भरोसा किया जा सकता है? क्योंकि वो पहले भी पलटी मार चुके हैं, पहले भी वो महागठबंधन में रहे, उसके बाद BJP में गए, तो पहले भी उन्होंने कहा कि भाई जो है राजद के साथ इसलिए नहीं रहा जा सकता, घोटाला के आरोप लगाया, अब फिर उसी राजद के साथ आ गए हैं। तो देखिए, आदमी एक्सपीरियंस से सीखता है। नीतीश कुमार जी ने अपने एक्सपीरियंस से अब ये सीखा होगा कि उनको तो काफ़ी एक्सपीरियंस अब बहुत ज़्यादा, और BJP का तो बहुत एक्सपीरियंस होल्डर हैं ही वो, कि अगर इतिहास में, सिर्फ भारत देश के ही नहीं, दुनिया के इतिहास में पहला नंबर करप्शन का अगर किसी का आता है तो वो RSS और BJP के लोगों का आता है। तो मैं तो उनसे ये गुजारिश करूँगा, स्टेट पुलिस में एक डिपार्टमेंट, सभी ऑपोजिशन, जितनी सारी जगह हमारी स्टेट्स में गवर्नमेंट है, नॉन BJP की गवर्नमेंट है, वहाँ पे एक काला धन पकड़ने का लॉ एंड ऑर्डर, तो पुलिसिंग तो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है ना। शरद पवार कह रहे हैं कि गठबंधन को खा जाती है BJP। मैं वही कह रहा हूँ ना, तो उसका तोड़ बता रहा हूँ मैं, उसको कैसे ख़त्म किया जाएगा मैं वो बता रहा हूँ। तो एक पुलिस का डिपार्टमेंट हर एक जगह बने, जो RSS, BJP और दूसरे मनुवादी मानसिकता के जो बिजनेसमैन है ना, उनकी छानबीन में लगा है। ये पैसा सब आ तो वहीं से आ रहा है ना, बैंकों का चुरा के कौन ला रहा है? यही मनुवादी मानसिकता के BJP और RSS के कार्यकर्ता और बिजनेसमैन ला रहे हैं। तो उनके ऊपर अभी भी ज़्यादातर स्टेट्स में नॉन BJP की गवर्नमेंट्स हैं, इनको अगर अपनी गिरफ्त में लिया जाएगा, इनकी प्रॉपर्टीज जब्त की जाएंगी स्टेट पुलिस द्वारा, और उसको जो एक राज्य आपदा एक फंड है जो उसमें जमा कराना सर, आपको BJP का सबसे बड़ा आलोचकों में से एक माना जाता है, तो आप तो बड़े खुश हुए होंगे कि भाई BJP सरकार गिर गई बिहार से। नहीं, मैं कहाँ खुश हुआ हूँ, मैं तो जब खुश होऊंगा, ये मेरा, देखिए मेरा फिक्स टारगेट है। मैं किसी के विरोध में नहीं हूँ, किसी के पक्ष में नहीं हूँ। क्या टारगेट? मनुवादियों के विरोध में मैं इसलिए हूँ कि वो देश को लूट के तबाह करना चाहते हैं, मनुस्मृति को लागू कराना चाहते हैं संविधान तोड़ के। हम तो अम्बेडकरवादी हैं और हम संविधान से देश चलाना चाहते हैं और देश चलवाना भी चाहते हैं। तो हमारी लड़ाई सिर्फ इतनी है कि ये इतने बड़े लुटेरे देश में पहले कभी आए नहीं, तो बाकी सब लोगों को मिलके
इन लुटेरों को रोकना चाहिए, इन्हें पकड़ना चाहिए और जेलों में डालना चाहिए। स्टेट की पुलिस को ये काम। विपक्ष मजबूत हुआ है 2024 में, स्थिति कैसे आप देख रहे हैं? नीतीश कुमार ने जैसे कहा कि भाई 24 में हमारा क्या होगा हमें मालूम नहीं, लेकिन मोदी जी नहीं आएंगे, 14 वाले नहीं आएंगे। विपक्ष मजबूत ही है, विपक्ष ही मजबूत है, सिर्फ मिल के आपस में अंडरस्टैंडिंग बना के काम करने की जरूरत है। विपक्ष बहुत मजबूत है। दूसरी एक चीज़ जो करनी है वो ईवीएम के जरिए चुनाव को रोकना है। ईवीएम से नहीं, पेपर बैलेट से चुनाव हो और विपक्ष का तालमेल रहे। बीजेपी की 20-25 सीटों से ज़्यादा आएंगी ही नहीं लोकसभा में। सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, आप कह रहे 20-25 सीटें नहीं आएंगी। हाँ, धोखाधड़ी से तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं ना। देखिए अभी ट्विटर में फॉलोअर्स ही देखिए, ये 2-2 रुपये दे के जो ये ट्वीट कराते हैं, ये जो पैसे दे के कार्यकर्ताओं को ला रहे हैं अपने साथ, ये तो पैसे वाले मोदी जी से पूछे बिना दुनिया में कुछ होता नहीं है। अच्छा, आपको मालूम नहीं? नहीं, मुझे एलन मस्क ने शायद ट्विटर मोदी जी से पूछ के लिया था। अभी श्रीलंका में भी मोदी जी से पूछ के ही अडानी जी को, गुरु नहीं मान रहे, अडानी जी को जो टेंडर दिलवाने की कोशिश हो रही थी वो मोदी जी से पूछ के ही तो हो रही थी। विश्वगुरु तो भारत है ना, मोदी जी नहीं है। मोदी जी भारत के छवि को कमज़ोर कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। जो भारत की छवि अच्छी है ना, उसको ख़राब करने में दिन रात जुटे हुए हैं, भारत को कमज़ोर साबित करने में। हमारे देश की सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है, मगर मोदी जी के नेतृत्व में चाइना के सामने ही हम कमज़ोर नज़र आते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ दोष है मोदी जी का। सर एक मेरा आपसे इतना मजबूत देश और इतना वीक प्रधानमंत्री देश को कमज़ोर करने के लिए काफ़ी है। आखिरी सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि जदयू को जो है 2014 में 2 सीटें मिली थी, सबको याद है। बीजेपी के साथ आई 16 सीटों तक पहुंचे। अब कह रहे हैं कि भाई हमें कमजोर किया जा रहा है। भाई आप 2 से 16 पर पहुंच गए लोकसभा में, अब आप कह रहे हैं कमजोर हो गए हैं, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? इसको मैं सीधे सीधे देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार जी से ज़्यादा उनकी पार्टी का हित पता है। तो ये तो वही बात हो गई ना कि वो नीतीश कुमार जी अपने पार्टी के लिए हित में क्या सोचते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा पता है और वो चाहते हैं कि उनके हिसाब से जेडीयू भी चले। ये नहीं होता ना, अगर सिर्फ उन्हें धोखाधड़ी तो करनी आती है और कुछ तो नहीं आता ना आरएसएस को। नीतीश कुमार जी को अब पसंद नहीं है। मटेरियल बता रहे हैं कई लोग नीतीश कुमार को। देखिए मोदी जी के अलावा देश में बहुत सारे पीएम मटेरियल हैं, आरएसएस और बीजेपी की पार्टी छोड़ के। इसके अंदर तो पीएम मटेरियल एक भी नहीं है। बन जाए भले ही और देश को बर्बाद करने के लिए दिन रात जुटा रहे, लेकिन पीएम मटेरियल अलग चीज़ होती है। नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो ओबीसी समाज से आते हैं। वो तो मोदी जी भी आते हैं। नहीं, उनके बारे में तो मुझे शक है अभी। वो तो बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं ना, जैसे वो बोलते हैं कि मैंने क्या क्या डिग्रियां उनके पास। हाँ। उनके पास हर चीज़ पे उनकी शक रहता है। ठीक है। वो तो जहाज जो है ना, वो 15 अगस्त आ रहा जो वो हुआ था ना सर्जिकल स्ट्राइक, वो भी बता रहे थे। मैंने पायलट्स को बताया कि बादलों के पीछे से जाया करो। तो मोदी जी की किसी भी बात पे भरोसा करना बड़ा शक और शुबे की दायरे में। मैं तो बहुत शक की नज़रों से देखता हूँ उन्हें। अगर वो कह रहे हैं ओबीसी हैं तो वो नहीं होंगे ओबीसी। ठीक है, एक मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अब जो है चुनाव भी आ रहा है, तो उससे पहले अभी बात करें, अगर 15 अगस्त आ रहा है तो आपको क्या लग रहा है? क्योंकि 15 अगस्त पर जो है तिरंगा का जो आह्वान किया गया, और पहले कई लोग जो है बीजेपी आरएसएस जो हिंदुवादी संगठनों से जुड़े हुए लोग कह चुके हैं कि भाई जो है देश के लिए जो है भगवा होना चाहिए तिरंगे की बजाय। वहीं उसको लेकर आपने खूब आलोचना की। लेकिन अब जो है एक सांसद है सिमरनजीत सिंह, जो कि अकाली दल से है, वो कह रहे हैं कि निशान साहिब फहराइए 15 अगस्त को। सिमरनजीत सिंह मान साहब की बात कर रहे हैं, वो अकाली दल नहीं है, वो अकाली दल मान से हैं। अभी लोकसभा का चुनाव जीत के आए हैं, उनकी बात कर रहे हैं। देखिए उनकी अपनी आइडियोलॉजी है, लेकिन मैं तो उनको यही सलाह दूंगा कि जिस संविधान की शपथ लेके वो पार्लियामेंट का चुनाव का नॉमिनेशन पेपर भरे थे और पार्लियामेंट में गए थे, उस संविधान की रक्षा करना उनका फ़र्ज़ है। उसके बारे में उन्हें झूठ नहीं शपथ ली होगी, ऐसी मैं उनसे उम्मीद करता हूँ, और वो अपनी शपथ पे कायम रहें। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है उस पर कायम रहें। बहुत सारे लोग साजिश कर रहे हैं अभी भी पंजाब और सिख कम्युनिटी के खिलाफ, तो उस साजिश को हम सबको मिलके नाकाम करना है। भारत के सिख भारत का गौरव हैं, भारत के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं सिख कम्युनिटी ने। उनके ऊपर जो भी इल्ज़ामात लगते हैं, सिख कम्युनिटी को एकजुट हो। निशान साहब फहराने में कोई गड़बड़ नहीं है। 15 अगस्त भगवा फहराने में गड़बड़ है, निशान साहब फहराने में गड़बड़ नहीं है। जो इंडिपेंडेंस डे की जो हर व्यक्ति
हर संस्थान जो भी है अच्छा संस्थान जो झंडा सलामी करता है वो करें, उसके बाद या उससे पहले निशान साहब भी फहराएं, भगवा तिरंगा भी, भगवा झंडा भी फहराएं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन देश का झंडा जो हमारे इंडिपेंडेंस डे का जो ध्वजारोहण समारोह होता है वो करें, उसके बाद या पहले कुछ भी करें उससे हमें क्या लेना देना है। ठीक है, वो अपनी 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 उसकी आस्था है, लेकिन देश के लिए, तिरंगे के लिए सब एक है। सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी पे मुझे शक है, वो है मनुवादी मानसिकता के आरएसएस के लोग। 24 में कौन आ रहा है? 24 में कहाँ कौन आ रहा है? देश में, पार्लियामेंट में, लोकसभा में बीजेपी नहीं आ रही, आरएसएस नहीं आ रही, ये हमें पता है। आरएसएस तो चुनाव लड़ता ही नहीं है। देखिए ये देखिए, इतने बड़े धोखा खा के हम जैसे लोग भी जो है धोखा खा जाते हैं, आप जैसे इंटेलिजेंट पत्रकार भी, ये लोग तो जो नहीं, मैं वही बता रहा हूँ ना आपको, ये लोग ऐसे हैं कि जिन सरदार पटेल की प्रतिमा गुजरात में हज़ारों करोड़ रुपए खर्च करके लगाते हैं, उनको ही धोखा दे रहे थे। उनसे वादा किया था कि हम कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेंगे। आज आप आरएसएस तो मना कर सकती है, लेकिन कोई भी समझदार व्यक्ति इस बात से मना कर सकता है कि आरएसएस का एक व्यक्ति संगठन मंत्री होता है बीजेपी के अंदर, कोई मना कर सकता है इस बात को? तो पॉलिटिक्स में और कैसे आते हैं? कौन सा ऐसा बीजेपी का ऑफिस बेयरर है जो आरएसएस से सीख के नहीं आया? मोदी जी के आरएसएस की ट्रेनिंग लेके नहीं आए, आरएसएस की तो हैं। तो इतना बड़ा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि आरएसएस तो इस प्रकार का झूठ बोलने में सफ़ेद, मतलब बिल्कुल एकदम साफ चेहरे से सीधी कैमरे में नज़र से नज़र मिला के ऐसे झूठ बोलेंगे कि हम तो राजनीति करते ही नहीं। ठीक, तो इतने साथ महमूद प्राचा जी ने साफ तौर से कहना है कि 2024 की तस्वीर साफ है। बीजेपी के लिए संकट के बादल मंडराने लगे हैं। जिस तरह गठबंधन मजबूत हुआ है, महागठबंधन ही बिहार में सरकार बनी है, ये 2024 के लिए जो है संकेत है। आपकी क्या राय में जरूरत है? वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, टाइम्स एक्सप्रेस को सब्सक्राइब